नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिगिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हमारा एसएससी सीजीएल एग्जाम 24 के लिए जो टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है, उसके अंतर्गत ये आपका चौथा वीडियो है, जिसमें हम लोग 5 टॉपिक को देखने वाले हैं। वो 5 टॉपिक है आपके भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों। इसके अलावा दूसरा है विभिन्न खेलों से जुड़ी ट्रॉफियाँ। तीसरा है भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाएँ। चौथा है वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग। और पाँचवा है भारत के पड़ोसी देशों से जुड़े तथ्य हैं। ठीक है, इन 5 टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपका 2023 में जो आपका 39 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, उन्हीं में से निकाले गए ये टॉपिक है, जहां से आपके एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न यहां से आते थे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, उनसे जो टॉपिक है वह है आपका विदेशी यात्री। ठीक है, प्रश्न आपका है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग की बात करते हैं तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। इसके अलावा ह्वेनसांग के द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया है, जिसका नाम है सी यू की, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए इस प्रश्न से रिलेटेड जो है आपका भारत में आने वाली विदेशी यात्रियों की सूची, उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 527 रुपये में ये मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पर फुल रिफंड भी मिल जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक पर 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYPs। ठीक है, आपको मात्र 527 रुपये में इसका एक्सेस मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी एग्जामों का, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंक का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का तैयारी कर रहे हो, या आप स्टेट लेवल का कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट, जैसा कि आपका एग्जाम में प्रश्न आते हैं उस लेवल के मॉक टेस्ट मिलेंगे, और विभिन्न एग्जामों के PYP यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं उससे क्वेश्चन भी डायरेक्ट हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल आपका SSC CGL का लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका कुछ SSC CGL का कुछ है जो कि आपको मॉक यहाँ पर आप लोग जो दिए होंगे, जो जानते होंगे, 2023 में ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम लगा था। राजा राम मोहन राय फाउंडर रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज द ब्रह्मो समाज वास नोन एज लेटर नोन। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला था। इसका कुछ एग्जाम्पल और भी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये तो मात्र आपका SSC CGL का है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका भी सेम टू सेम जो आप मॉक में देते हैं वो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक के ईयरली पास प्रो से जुड़ सकते हैं मात्र 527 रुपये में 1 साल के लिए। कूपन कोड APG के साथ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट और PYPs बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड्स, भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों की सूची में हम लोग पहले तो विदेशी यात्रियों के नाम के बारे में चर्चा करेंगे, इसके अलावा किसके राज्यकाल के दौरान ये आए थे और उनकी भूमिका या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उनसे रिलेटेड है तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है मेगास्थनीज का। ठीक है, जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान आया था। कब आया था इसको मत याद देखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किसके काल में आया था ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य होगा। इसके अलावा यह एक ग्रीक निर्वंश विज्ञानी, शास्त्री और राजदूत था, और इसकी प्रमुख पुस्तक का नाम था इंडिका, जो कि भारत आया था जब ये मेगास्थनी पाटलिपुत्रा का दौरा किया था, तो उसी का वर्णन इस इंडिका पुस्तक में है, जो कि इसके द्वारा किया गया था। साथ में पूछा जाता है मेगास्थनी किसका राजदूत था। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, तो इसको भी आप याद रखिएगा अलग से। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका है वो है आपका दीमचोस, जो कि आपका बिंदुसार के शासनकाल के दौरान आया था, और यह एक आपका यूनानी राजदूत था। ठीक है, अगला है आपका टोलमी की बात करते हैं तो इसकी जो प्रस्तुत पुस्तक थी आपका भारत का भूगोल, इसके द्वारा लिखा गया था, और यह ग्रीस से भारत आया था। इसके अलावा अगला है वेनसांग। ठीक है, ये एक आपका चीनी बौद्ध भिक्षु था और हर्षवर्धन के राजकाल के दौरान भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी CU की, और इसका भारत में प्रवेश स्वात घाटी तथा ताशकंद से हुआ था। इसके अलावा अगला है फायान की बात करते हैं तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसके शासनकाल के दौरान आया था। और इसकी जो प्रमुख पुस्तक थी FOQ की। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और इसका भारत आने का जो उद्देश्य था बौद्ध हस्तलिपियों तथा इनकी खोज करना, और ये एक आपका चीनी बौद्ध भिक्षु था। अगला है आपका अल मसूदी की बात करेंगे तो ये एक आपका अरब ट्रेवलर था, यानी कि अरब यात्री था, और अल बरूनी ने अनेक पुस्तक लिखी थी, जिसमें से प्रमुख पुस्तक ब्रह्मांड दर्शन था। इसके अलावा मुराज उल जहाज था, किताब
अखबार अल जमान था, इसके अलावा किताब अल तनभावल इसराफ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है आपका ईस्ट सिंह की बात करते हैं तो ये आपका राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ईस्ट सिंह, और ये चीनी यात्री का भारत आने का सबसे प्रमुख उद्देश्य इसका था बौद्ध धर्म था, और बौद्ध धर्म को अपनाने के उद्देश्य से ये आपका भारत आया था, तो इसको भी याद रखना है। अगला है आपका अल बरूनी या अबू रेहान मोहम्मद, जो कि आपका महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के दौरान आया था। ठीक है, इसकी प्रस्तुत पुस्तक है किताब अल हिंद तथा तहकीक ए हिंद। ठीक है, इसका पुस्तक है कि भारत में रहने के दौरान अनेक पुस्तकों को लिखा, जिसमें से प्रमुख पुस्तक रसायन शास्त्र, खगोल विद्या तथा संस्कृत पर आधारित था। इसके अलावा यह एक पॉलीमथ तथा मुस्लिम विद्वान था। अगला है आपका इब्न बतूता की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के राजकाल के दौरान ये आया था। इसकी प्रमुख पुस्तक थी रहला। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी की उपाधि भी प्रदान की थी, और यह एक आपका अफ्रीकी व्यक्ति था, और यह एक आपका मॉरिशस का यात्री था। ठीक है, अगला है आपका मार्को पोलो की बात करते हैं तो यह पांडियन के साम्राज्य कुल सकरा मदोमर्मन मदुरै के राजकाल के दौरान भारत आया था। इसकी प्रमुख पुस्तक थी सर मार्को पोलो, यह एक आपका वेनिस ट्रेवलर था। ठीक है, अगला है फ्रैंकोइस बर्नियर, इसकी बात करते हैं तो यह आपका औरंगजेब दानिशमंद खान इनके प्रमुख संरक्षक माने जाते हैं। यह दार्शनिक और फ्रेंच चिकित्सक था। ठीक है, अगला है सर थॉमस रो की बात करते हैं तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान ये आया था, और यह आपका जेम्स इंग्लैंड के राजा का प्रमुख शासक था। ठीक है, अगला है विलियम हॉकिंस की बात करते हैं तो ये आपका जहांगीर के शासनकाल के दौरान आया था, और ये भी आपका जेम्स इंग्लैंड के राजा का प्रमुख शासक था। इसके अलावा अगला है अब्दुल रजाक की बात करते हैं तो ये विदेशी यात्री देवराय द्वितीय जो संगम वंश का प्रमुख शासक था, इसके शासनकाल में आया था। ये यात्री का प्रवेश कालीकट से हुआ था, और ये एक आपका फारसी यात्री था शाहरुख जो तिमुरिड वंश का शासक था, इसका प्रमुख राजदूत माना जाता था। ठीक है, अगला है आपका निकोलो कांटी की बात करते हैं तो ये विदेशी यात्री देवराय द्वितीय जो संगम वंश का प्रमुख शासक था, उसके शासनकाल में आया था। इसके अलावा ये विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को ग्राफिक अकाउंट के तौर पर प्रस्तुत किया, ये एक आपका वेनिस यात्री था। अगला है निकोलो मनुची की बात करते हैं तो दारा सिको के पास ये आया था। ये एक यात्री था जिसे दारा सिको के महल में जगह मिली थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। प्रमुख आपके यात्री थे जो किसके शासनकाल में भारत आए थे, उसको हम लोग देख लिए। अब अगला जो है टॉपिक है वो है आपका कप से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रश्न है आपका थॉमस कप डैश एक है। ठीक है, यह आपका द्विवार्षिक आयोजन है या वार्षिक आयोजन है या तिमाही है या त्रिवार्षिक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि द्विवार्षिक होगा, जिसका अर्थ है हर 2 वर्ष में ये एक बार आयोजित होता है, और यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWFA द्वारा आयोजित पुरुषों के लिए सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप है। ठीक है, इसके अलावा पहला जो थॉमस कप टूर्नामेंट है 1948-49 में आयोजित किया गया था। इसका पूर्व नाम अंग्रेजी बैडमिंटन खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के संस्थापक सर जॉर्ज एलन थॉमस के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं द नेम ऑफ ट्रॉफीज एसोसिएटेड विथ डिफरेंट स्पोर्ट्स, यानी कि विभिन्न खेलों से जुड़ी ट्रॉफियों के नाम के बारे में। ठीक है, तो पहला नाम आता है क्रिकेट से जुड़ी ट्रॉफी आपका है द एसेज। इसके अलावा है ICC वर्ल्ड कप। इसके अलावा है रणजी ट्रॉफी। इसके अलावा है विजय हजारे ट्रॉफी। इसके अलावा है द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और अगला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा एयर रेसिंग की बात करते हैं तो जवाहरलाल चैलेंज ट्रॉफी है। इसके अलावा किंग्स कप है। हॉर्स रेसिंग की बात करते हैं तो आपका ये बेरसफोर्ड कप है। इसके अलावा चिल्टन हैम गोल्ड कप है। ठीक है, इसको याद रखना है। फुटबॉल से बात करते हैं तो डुरंड कप है। ठीक है, इसके बाद आपका फीफा वर्ल्ड कप है, FA कप है, यूरो कप है, UEFA चैंपियंस लीग है, संतोष ट्रॉफी है, और आपका EFL कप है। ठीक है, अभी हाल ही में CHSL का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर पूछा गया था कि पहला जो डुरंड कप है वो आपका कहाँ खेला गया था, तो इसको भी यहीं पर याद रख लीजिएगा। पहला डुरंड कप आपका शिमला में खेला गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है बैडमिंटन से बात करते हैं तो उबेर कप जो कि महिलाओं का ट्रॉफी है, महिलाओं इसमें भाग लेती है। इसके अलावा है थॉमस कप जो कि आपका पुरुषों का ट्रॉफी है। इसके अलावा है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगला है आपका टेबल टेनिस की बात करते हैं तो एक है आपका कार्बिलोन कप जो कि महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। एक है आपका स्वेथलिंग कप जो कि पुरुष के द्वारा खेला जाता है। अगला है वॉलीबॉल की बात करते हैं तो रिबन सीरीज गोल्ड कप है, एक आपका रिबन सीरीज सिल्वर कप है। ठीक है, दोनों का संबंध वॉलीबॉल से है। चेस की बात करते हैं तो नाइडी ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी, दोनों का संबंध चेस से है। शूटिंग की बात करते हैं तो वेल्स ग्रैंड प्रिक्स ट्रॉफी है, नॉर्थ वेल्स कप है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। पोलो की बात करते हैं तो विनचेस्टर कप है और इजार कप है, दोनों का संबंध पोलो से है। गोल्फ से बात करते हैं तो वाल्कर कप है। इसके अलावा ईशन हॉवर्ड ट्रॉफी है, प्रिंसेस ऑफ वाल्स कप है, राइडर ट्रॉफी है। इन सभी का संबंध आपका गोल्फ से है।
बोट रेसिंग की बात करते हैं तो नेहरू ट्रॉफी से संबंधित है। बास्केटबॉल आपका NBA चैंपियनशिप से है। हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी से आपका एशिया कप है, ठीक है। इसके अलावा सुल्तान अजलान शाह कप है जो कि पुरुषों के द्वारा खेला जाता है। वर्ल्ड कप है, हॉकी वर्ल्ड कप भी होता है, हॉकी एशिया कप भी होता है। इसके अलावा ध्यानचंद ट्रॉफी है, इसको भी याद रखना है। अगला है आपका टेनिस। टेनिस की बात करते हैं तो विंबलडन ट्रॉफी है, इसके अलावा डेविस कप है और आपका लेबर कप है। इन सभी का संबंध आपका टेनिस से है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वह है प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना होगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1939 में शुरू किया गया था, ठीक है। 1939 में शुरू किया गया था, सॉरी 1993 में शुरू किया गया था, ठीक है। अब हम लोग इस प्रश्न के बहाने भारत में जो प्रमुख 12 पंचवर्षीय योजना है उन सभी पंचवर्षीय योजना को ध्यानपूर्वक देखते हैं, उससे जुड़े प्रमुख तथ्य के बारे में जानते हैं जो कि आपके एग्जाम में जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो पहला पंचवर्षीय योजना है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि आपका 1951 में शुरू हुआ था, 1955 की अवधि तक ये चला था। इसके अलावा ये जो पंचवर्षीय योजना है हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था और इसका जो मुख्य ध्यान था कृषि विकास के ऊपर था और ये योजना आपका सफल रहा था। सफल किस लिए रहा था? क्योंकि इसका जो लक्ष्य रखा गया था 3.6% रखा गया था, सॉरी इसका जो लक्ष्य रखा गया था 2.1 रखा गया था, लेकिन हासिल जो हुआ था 3.6 रखा गया था, ठीक है। और इस योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित भी किए गए थे, इस बात को याद रखिएगा। देखिए जिसका लक्ष्य आपका वृद्धि से ज़्यादा हो, ठीक है, जिसका वृद्धि या लक्ष्य ज़्यादा हो, ऐसा मान के चलिए कि इस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था 2.1 रखा गया था, लेकिन वृद्धि हासिल किया था इससे ज़्यादा, ठीक है। लक्ष्य से ज़्यादा वृद्धि हासिल किया था तो वो पंचवर्षीय योजना आपका सफल रहेगा। जो लक्ष्य से कम वृद्धि हासिल कर पाया वो पंचवर्षीय योजना आपका असफल रहेगा, ठीक है, तो उसको भी आप लोग ध्यान देते चलिएगा। नेक्स्ट आपका है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका जो कार्यकाल था 1956 में यह शुरू हुआ था प्रथम के समाप्ति के तुरंत बाद और 1961 तक ये चला था, यानी कि 1956 से 1961 तक ये चला था। और ये जो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य ध्यान था औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना था और इस योजना अपने लक्ष्य से 4.5% से पीछे रही तथा 4.27% की वृद्धि हासिल कर पाई, यानी कि टारगेट लक्ष्य रखा गया था 4.5 का, लेकिन हासिल हुआ था 4.27। तो इस कारण कह सकते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका असफल रहा था, ठीक है। इसके अलावा है नेक्स्ट आपका है वह है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका जो अवधि है 1961 से 1966 तक है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। और ये जो पंचवर्षीय योजना है इसे गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। कृषि गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया था और इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान भारत में 2 युद्ध भी हुए थे, जैसा कि 1962 का चीन भारत युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है। इन युद्धों ने हमारी अर्थव्यवस्था की कमजोरी को उजागर कर दिया। रक्षा उद्योग, भारतीय सेना मूल्य स्थिरीकरण पर ध्यान केंद्रित कर दिया और युद्ध और सूखे के कारण ये योजना असफल रही। लक्ष्य रखा गया था 0.6 का, लेकिन प्राप्त हुआ था मात्र 2.4%, ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि इसी दौरान 2 युद्ध भारत ने लड़ा था, ठीक है। अगला है आपका प्लान हॉलीडेज, यानी या हॉलीडेज प्लान, जो कि तृतीय और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में चला था, ठीक है। इसे योजना अवकाश के नाम से भी कहा जाना जाता है। 1966 से 1969 तक 3 सालों के लिए चला था। योजना अवकाश के पीछे मुख्य कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और चीन भारत का युद्ध था, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी। इस योजना के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गई और कृषि, इसके समृद्ध क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दिया गया। देश में निर्यात बनाने के लिए सरकार ने रुपये का अवमूल्यन घोषित किया, ठीक है। अगला है चौथा पंचवर्षीय योजना। इसका जो कार्यकाल था 1969 से लेकर 1974 तक का था। इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ये योजना शुरू किया गया था। इस योजना का 2 मुख्य उद्देश्य था, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि, ठीक है। और इन्हीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी कि चौथा पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो कार्यान्वयन है योजना है, जो प्रमुख लक्ष्यों में से एक था चौथी पंचवर्षीय योजना का ही, ये योजना आपका असफल रही थी। क्यों रही थी? क्योंकि 5.7% ये लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हासिल हुआ था मात्र 3.3%। अगला है आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1974 से ये शुरू होता है, 1978 तक चलता है। इस योजना में गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन, रक्षा पर केंद्रित था। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया था। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था। कुल मिलाकर योजना आपका सफल रहा था। 4.4%
4% का लक्ष्य रखा गया था। 4.8 की वृद्धि हासिल इन्होंने किया था और इस योजना को 1978 में ही नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये 5 साल तक चलता भी नहीं है, जो ठीक है 1974 से 1978 तक ही चलता है। इसके बाद आता है रोलिंग प्लान या रोलिंग योजना के नाम से जिसे जानते हैं। ये आपका 1978 से 1990 तक चलता है आपका रोलिंग प्लान। ठीक है, सॉरी 1990 नहीं होगा, यहाँ पर 1980 होगा, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 1990 ना होकर क्या होगा 1980 होगा। ठीक है, तो ये आपका 1978 से 1980 तक चलता है। 1980 में कांग्रेस ने रोलिंग योजना को अस्वीकार कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना पेश किया। रोलिंग योजना के अंतर्गत 3 योजना शुरू किया गया था। वर्तमान वर्ष के लिए बजट के लिए ये योजना निश्चित वर्षों के लिए था और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना है जो कि शुरू किया गया था। इस योजना के कई लाभ हैं क्योंकि इसके लक्ष्यों में बदलाव किया जा सकता है तथा परियोजनाएं आवंटन और आदि देश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप परिवर्तनशील है। इसका अर्थ यह है कि यदि लक्ष्यों में प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा तो लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा, परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला जो योजना है वो आपका है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये शुरू किया गया था 1980 से 1985 ईस्वी तक और इस योजना का जो मूल उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करके आर्थिक उदारीकरण करना था। यह निवेश योजना बुनियादी ढांचे में बदलाव और विकास मॉडल की प्रवृत्ति पर आधारित था। इसका जो लक्ष्य रखा गया था 5.2% लेकिन हासिल हुआ था 5.7%। ये योजना सफल रहा था। 7वीं पंचवर्षीय योजना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो राजीव गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था 1985 से 1990 तक ये योजना चला था। इस योजना के उद्देश्यों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, उत्पादक रोजगार की अवसर और प्रौद्योगिकी का उन्नयन शामिल था। इसके अलावा योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना, भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था। पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना का विकास लक्ष्य 5% रखा गया था लेकिन हासिल हुआ था 6.01%। अगला है वार्षिक योजना। वार्षिक योजना की बात करते हैं ईयरली प्लान जो कि 1990 से 91 तक और 91 से 92 तक चला था। ठीक है, और केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो लागू नहीं हो सका था। ठीक है, इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना चलता है 1992 से 1997 तक पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में। इस योजना में मानव संसाधन अर्थात रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसके अलावा इस योजना के दौरान नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति शुरू की थी और 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुछ मुख्य आर्थिक परिणाम भी देखने को मिले थे। तीव्र आर्थिक विकास, अब तक उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर 6.8% रही थी और कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र तथा विनिर्माण क्षेत्र की उच्च वृद्धि। ठीक है, इसके अलावा निर्यात एवं आयात में वृद्धि, व्यापार एवं चालू खाते में सुधार और उच्च विकास दर हासिल की गई थी। हालांकि कुछ निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी काफ़ी कम होकर 34% रह गई थी। ये योजना सफल रही थी। 5.6% लक्ष्य रखा गया था। 6.8 की वार्षिक वृद्धि दर इन्होंने प्राप्त किया था और इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया था। अगला है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1997 से 2002 तक ये योजना चला था अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। ठीक है, इस योजना का जो मुख्य फोकस था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। इससे भारत की स्वतंत्रता, ठीक है, इससे भारत की स्वतंत्रता 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था और ये योजना 6.5% के विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही और 5.6% के विकास दर हासिल की। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इस अवधि में अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शुरू किया गया था। 2002 से 2007 तक ये पंचवर्षीय योजना चला था। इस योजना का जो लक्ष्य रखा गया था 10 वर्ष में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इसका लक्ष्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना भी था और इसका लक्ष्य 8.0% था लेकिन यह केवल 7.6% ही हासिल कर सकी थी। नेक्स्ट है आपका 11वां पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इस अवधि में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2007 से लेकर 2012 तक
चला था। इसे श्री रंगराजन के द्वारा तैयार किया गया था। इसका जो मुख्य विषय था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। इसने 9% वृद्धि के लक्ष्य के मुकाबले 8% की वृद्धि दर हासिल कर पाया था। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह इसकी अवधि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2012 से 2017 तक था। इसका मुख्य विषय तेज, अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास था। इसका विकास लक्ष्य आपका 8% रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर आपका एक होगा, ऑप्शन नंबर 1 भूकंप। सिस्मोग्राफ का उपकरण है जो भूकंप के बाद पृथ्वी में प्रवाहित होने वाले भूकंपीय तरंगों को मापता और रिकॉर्ड करता है। लेकिन इस प्रश्न के बहाने हम लोग उन सभी वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोगों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पहला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर की बात करते हैं तो ऊंचाई सूचित करने हेतु विज्ञानी यंत्र है। अमीटर की बात करते हैं तो विद्युत धारा का मापन करता है। अनेमोमीटर की बात करते हैं तो वायु का मापन करता है। ऑडियोफोन की बात करते हैं तो श्रवण शक्ति सुधारना या श्रवण शक्ति का मापन करता है। इसके अलावा है बाइनाकुलर, तो ये आपका दूरस्थ वस्तुओं को देखने में मदद करता है। बैरोग्राफ की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। कैस्कोग्राफ की बात करते हैं तो पौधे की वृद्धि का अभिलेखन करता है। ठीक है, इसके अलावा है क्रोनोमीटर की बात करते हैं तो ठीक समय जाने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी को क्रोनोमीटर कहते हैं। अगला है कार्डियोग्राफ जो कि हृदय गति का मापन करता है। कार्डियोग्राम की बात करते हैं तो कार्डियोग्राफ का कार्य में सहयोगी है। कैपिलर्स की बात करते हैं तो दूरी मापने का यंत्र है यह। इसके अलावा है डिप सर्किल की बात करते हैं तो नति कोण का मापन करता है डिप सर्किल। इसके अलावा है डायनेमो की बात करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके अलावा है इपीडियास्कोप जो कि फिल्मों का पर्दों पर प्रक्षेप करता है। फेडोमीटर जो कि समुद्र की गहराई को मापता है। गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो अति अल्प विद्युत धारा का मापन करता है। इसके अलावा गार्डकर मूलर की बात करते हैं तो परमाणु कण की उपस्थिति व जानकारी लेने हेतु काम में आता है। अगला है मैनोमीटर की बात करते हैं तो गैस का घनत्व नापता है। इसके अलावा है माइक्रोटॉम्स जो कि किसी वस्तु का अनुवीक्षणीय परीक्षण हेतु छोटे भाग में विभाजित करता है। ओडोमीटर है जो कि कार द्वारा तय की गई दूरी को नापता है। पेरिस्कोप की बात करते हैं तो जल के भीतर से बाहरी वस्तुओं देखी जा सकती है पेरिस्कोप के माध्यम से। फोटोमीटर आपका प्रकाश दीप्ति का मापन करता है। पायरोमीटर आपका अत्यंत उच्च तापमान का मापन करता है। रेडियोमीटर की बात करते हैं तो विकिरण के द्वारा विकसित ऊर्जा का मापन करता है। इसके अलावा है सिस्मोमीटर की बात करते हैं तो भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। इसके अलावा है सेक्सटेंट जो कि ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु काम में आता है। अगला है ट्रांसफॉर्मर जो कि प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टता में परिवर्तन करने हेतु काम में आता है। अगला है टेलीप्रिंटर की बात करते हैं तो टेलीग्राफ के द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र है टेलीप्रिंटर। अगला है टैक्सीमीटर की बात करते हैं तो टैक्सियों में किराया दर्शाने वाला यंत्र है। टैकोमीटर की बात करते हैं तो मोटर बोट और वायुयान का वेग का मापक है। टेलीस्कोप दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायक यंत्र है। जायरोस्कोप वस्तुओं की गतिकी का अध्ययन करता है। ग्रेविमीटर की बात करते हैं तो जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाता है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनाने वाला यंत्र है। काइमोग्राफ जो कि रक्तदाब धड़कन का अध्ययन को हम लोग काइमोग्राफ कहते हैं। अगला है काइनोस्कोप की बात करते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन के रूप में ये काम में आता है। कैलिपर्स की बात करते हैं जो छोटी दूरियों मापने वाला यंत्र है। इसके अलावा है कैलोरीमीटर जो कि ऊष्मा मापन का कार्य करता है। इसके अलावा है कार्बोरेटर जो कि इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने वाला यंत्र है। कंपास जो कि दिशा ज्ञान हेतु प्रयुक्त है। इसके अलावा है कंप्यूटेटर जो कि विद्युत धारा की दिशा बताने वाला यंत्र है। इसके अलावा है एपिकास्कोप जो कि अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा है एपिडोस्कोप जो कि सिनेमा में पर्दों पर चित्रण को दिखाता है। इसके अलावा है आपका स्केलेटर जो कि चलती हुई यांत्रिक श्री को हम लोग स्केलेटर कहते हैं। इसके अलावा है एक्सीलरोमीटर जो कि आपका वायुयान का वेग मापक है। इसके अलावा है एक्टियोमीटर जो कि सूर्य किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र है। अगला है एरोमीटर की बात करते हैं तो यह आपका गैस का भार व घनत्व का मापन करता है। एक्यूमुलेटर की बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा का संग्राहक है। इसके अलावा है ऑसिलोग्राफ जो कि विद्युत अथवा यांत्रिक कंपन सूचित करते हैं तो काम में आता है। अगला है स्टेथोस्कोप जो कि हृदय फेफड़ों की गति
के अध्ययन हेतु काम में आता है। स्फेग्नोमीटर धमनियों में रक्तचाप की तीव्रता ज्ञात करना है। जीटा की बात करते हैं तो शून्य ऊर्जापात नाभिकीय संयोजन है। डेनियल सेल की बात करते हैं तो परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने हेतु। डिक्टाफोन बातचीत रिकॉर्ड करने हेतु पुनः सुनाने वाला यंत्र है। डायलिसिस की बात करते हैं तो गुर्दा खराब होने पर रक्त शोधन हेतु। थर्मामीटर ताप मापने हेतु। थर्मास्टेट ताप स्थायी बनाए रखने हेतु। हिप्सोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने हेतु। हाइड्रोफोन पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना। इसके अलावा है स्पेक्ट्रोमीटर जो कि प्रकाश का अपवर्तांक ज्ञात करता है। हाइड्रोमीटर द्रवों की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करता है। हाइग्रोमीटर वायु की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करता है। इसके अलावा है स्टीरियोस्कोप जो कि फोटो को पर्दों पर त्रिमेय वृत्त में दिखाने के रूप में काम आता है। अगला है वांडीग्राफ जनरेटर जो कि उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है। वोल्टामीटर विभवांतर मापता है। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता मापता है। इसके अलावा है रिफ्लेक्ट्रोमीटर जो कि मध्यम को अपवर्तांक ज्ञात करता है। रेन गेज की बात करते हैं तो वर्षा की मात्रा का मापन करता है। रेडिएटर की बात करते हैं तो वाहनों के इंजन को ठंडा रखता है। रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो विशेषतः खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने में काम आता है। रडार की बात करते हैं तो वायुयान की स्थिति ज्ञात करता है। माइक्रोमीटर आपका अति लघु दूरी मापता है। मेगाफोन की बात करते हैं तो ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने में काम में आता है। बैटरी विद्युत ऊर्जा का संग्रहण है। और बैरोमीटर की बात करते हैं तो वायु दाब का मापने वाला यंत्र को हम लोग बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपको आपके वैज्ञानिक उपकरण और उससे उनके उपयोग। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है हम लोग का भारत का बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ठीक है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल आया तो इसका राइट आंसर आपका होगा कटहल। लेकिन बांग्लादेश की बात करते हैं तो यह भारत का आपका पड़ोसी देश है। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देश से संबंधित आपके एग्जाम में तरह तरह के सवाल देखने को मिलते हैं, जैसा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल पूछ दिया गया, यह आपका सीजीएल का ही प्रश्न है, वहीं से उठाया गया है। इसके अलावा मान लीजिए पाकिस्तान के आधिकारिक भाषा आपसे पूछ दिया जाए, जो कि पूछा ही जाता है, या पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल पूछ दिया जाए, खेल पूछ दिया जाए। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में, इस प्रश्न के माध्यम से इस वीडियो में हम लोग भारत के सभी पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। बाकी बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। कटहल बांग्लादेश की जलवायु के लिए उपयुक्त है और इसकी पोषण सामग्री के लिए इसे अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसके अलावा है कि बाकी ये आपका बांग्ला कटहल से संबंधित दिया गया है, पीडीएफ तो मिल जाएगा, उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग जरूरी का बात है उसमें आगे बढ़ते हैं। जैसा कि भारत की बात करते हैं तो जो भारत है वो आपका 9 देशों की सीमाएं है जो कि लगता है। ठीक है, 9 देशों के साथ, जिसमें 7 देश आपका स्थलीय यानी कि ज़मीनी सीमा साझा करता है, 2 देश आपका समुद्री सीमा साझा करता है। ठीक है, और भूमि सीमा की दृष्टि से भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है और बांग्लादेश सबसे बड़ा है। स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर का स्थलीय सीमा भारत के साथ जुड़ता है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समुद्र तट की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल के साथ, सुदूर पूर्व में म्यांमार और पूर्व में बांग्लादेश के साथ, दक्षिण पूर्व में श्रीलंका के साथ, मालदीव दक्षिण पश्चिम में जल सीमाओं वाले 2 देश हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सा सीमावर्ती राज्य है जो कि लगता है, तो उसमें पाएंगे कि जम्मू कश्मीर का जो पीओके वाला भाग है वो आपका अफगानिस्तान से लगता है। वहीं पर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश से आपका पश्चिम बंगाल लगता है, मिजोरम लगता है, मेघालय लगता है, त्रिपुरा और असम लगता है। ठीक है, कितने राज्य? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, यानी कि 5 राज्य। ठीक है, बांग्लादेश के साथ। भूटान के साथ बात करते हैं तो भूटान के साथ आपका अरुणाचल प्रदेश लगता है, असम लगता है, सिक्किम लगता है और आपका पश्चिम बंगाल लगता है, यानी कि 4 राज्य। ठीक है, बांग्लादेश से 5 राज्य, भूटान से 4 राज्य। इसके बाद है आपका चीन की बात करते हैं तो चीन से जम्मू कश्मीर, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड और सिक्किम, यानी कि चीन से भी 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, इसके बाद अगला है म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। नेपाल की बात करते हैं तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान लगता है। श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत अलग होता है पाक जलडमरू के माध्यम से। मालदीव के द्वारा लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर का दक्षिण पश्चिम भाग है। ठीक है, ये तो आपका रहा पड़ोसी देश और सीमावर्ती राज्य। ठीक है, ये आपका मैप भी दिया गया है, यहाँ से भी आप लोग आराम से देख सकते हैं कि चीन के साथ
कौन कौन सा राज्य लग रहा है और कौन कौन सा राज्य नहीं लग रहा है। ठीक है, बाकी भारत के पड़ोसी देश एक नज़र में देखें तो पहला आता है अफगानिस्तान। यह भारत के साथ 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। यहाँ का आधिकारिक भाषा दारी और पश्तो है, जो कि एग्जाम में आपका बार बार आता है। मुद्रा की बात करते हैं तो अफगानी है। राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो बूझ काशी है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो ग्रे मोर गोल्डन ईगल है। राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो पुनस पर्सिका है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो अफगान पाइन है। और राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो हिम तेंदुआ है। ठीक है, इसके बाद सीमा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्रोन रेखा के द्वारा निर्धारित है। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करते हैं तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर के साथ। इसके अलावा राजभाषा यहाँ का बंगाली है। मुद्रा बांग्लादेश टका है। वॉलीबॉल आपका राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय पक्षी ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन है। राष्ट्रीय फल कटहल है। राष्ट्रीय पक्षी रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ का आम का पेड़ है। अगला है भूटान। भूटान की बात करते हैं तो 699 किलोमीटर के साथ ये भारत के साथ सीमा साझा करता है। राजभाषा है जोंगखा। ठीक है, पूछा गया था अभी। मुद्रा है नगुल ट्रम। ठीक है, राष्ट्रीय खेल आपका है तीरंदाजी। राष्ट्रीय पक्षी है काला कोया। राष्ट्रीय पशु है ताकिन। और राष्ट्रीय वृक्ष है आपका साइप्रस। और राष्ट्रीय फूल है नीला पोस्ता। अगला है चीन। चीन की बात करते हैं तो 3448 किलोमीटर के साथ यह भारत के साथ सीमा साझा करता है। राजभाषा है मंदारिन। मुद्रा है चीनी युआन। राष्ट्रीय खेल है आपका यहाँ का टेबल टेनिस। राष्ट्रीय पक्षी है लाल मुकुट वाला सारस। राष्ट्रीय फल है कीवी। और राष्ट्रीय वृक्ष है मेडन हेयर वृक्ष। और राष्ट्रीय फूल है ब्लू वाटर लिली। और राष्ट्रीय पक्षी है विशालकाय पांडा। और इसका जो सीमा है मैक-मोहन रेखा के द्वारा निर्धारित है। अगला है म्यांमार। म्यांमार की बात करते हैं तो 1643 किलोमीटर के साथ ये सीमा साझा करता है। राजभाषा यहाँ का बर्मी है। मुद्रा बर्मी क्यात है। राष्ट्रीय खेल नरभक्षक है। राष्ट्रीय पक्षी ग्रे मोर तितर है। राष्ट्रीय फल आपका पादुका है। और राष्ट्रीय वृक्ष है हरा मोड़। अगला है आपका नेपाल। नेपाल की बात करते हैं तो 1751 किलोमीटर के साथ ये भारत के साथ सीमा साझा करता है। राजभाषा है नेपाली। मुद्रा है नेपाली रुपया। राष्ट्रीय खेल है आपका यहाँ का वॉलीबॉल। राष्ट्रीय पक्षी है हिमालयन मोनाल। राष्ट्रीय पक्षु है गया। और राष्ट्रीय वृक्ष है आपका पीपल। अगला है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। आपका राजभाषा यहाँ का उर्दू है। रुपया आपका पाकिस्तानी रुपया है। राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है। राष्ट्रीय पक्षी चुकर तितर है। राष्ट्रीय फल ग्रीष्म में आम हो जाता है। शीतकालीन में अमरूद हो जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष आपका देवदार है। सीमा रेड क्लिफ लाइन के द्वारा निर्धारित है। अगला है आपका श्रीलंका। श्रीलंका की बात करते हैं तो समुद्री रेखा के द्वारा ये भारत से सीमा लगता है। राष्ट्रभाषा सिंहल है, तमिल है। मुद्रा श्रीलंका रुपया है। खेल आपका वॉलीबॉल है। पक्षी आपका जंगली मुर्गी है। फल है आपका कटहल। वृक्ष आपका आयरनवुड। और राष्ट्रीय फूल है ब्लू वाटर लिली। ठीक है, अगला है आपका मालदीव। मालदीव की बात करते हैं तो समुद्री सीमा से सीमा साझा करता है। राजभाषा पूछा जाता है द्विवेही याद रखना है। मुद्रा है मालदीवियन रुपया नहीं रुफिया। खेल है फुटबॉल। पक्षी है सफ़ेद छाती वाला वाटर हैन। राष्ट्रीय फल है नारियल। राष्ट्रीय वृक्ष है नारियल का पेड़। और राष्ट्रीय पशु है येलोफिन टूना। ठीक है, तो ये रहा आज का 5 टॉपिक। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।